नमस्कार, मेरा नाम है नील और दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज का संपादकीय द रूल्स ऑफ डिटैचमेंट, सेना और राजनीति कितने पास रहें, कितने दूर रहें, उसके क्या नियम हो, इस पर अरुण प्रकाश साहब ने लिखा है। क्यों सुननी चाहिए हमें अरुण प्रकाश साहब की बात? क्योंकि ये फॉर्मर नेवी चीफ रहे हैं और संपादकीय सेना और राजनीति के संबंध पर है। इससे पहले कि हम संपादकीय शुरू करें, जब मैं इस संपादकीय को पढ़ रहा था, मैंने अपनी टीम के मित्रों से पूछा कि उनमें से कितने लोगों ने अपने बड़े होने के दौरान अपने घरों में ये कहा जाते हुए या समाज में ये कहते हुए लोगों को सुना है कि देश में सत्ता या राजनीति सेना के हाथ में दे दो, सब ठीक हो जाएगा। 4 लोगों से मैंने पूछा, 3 लोगों ने कहा कि उन्होंने ऐसा सुना है। अगर मैं खुद को 5वें व्यक्ति के रूप में शामिल करूं, तो मैंने भी अपने पूरे बचपन में कई बार ये सुना और कई बार खुद भी महसूस किया कि सब कुछ सेना के हाथ में दे दो, ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, देश दुनिया की बातों को थोड़ा सीखते हैं, जानते हैं, अपने पड़ोसी मुल्क का हश्र देखते हैं, बांग्लादेश का इतिहास जानते हैं और इस तरह देश दुनिया की कई जगहों का इतिहास जानते हैं। फिर हम सोचते हैं कि पाकिस्तान में तो यही हुआ। वहां के जो लोग कह रहे थे कि सब कुछ सेना के हाथ में दे दो, उनकी बातें मान ली गई। सेना के हाथ में ही देश रहा अपने आजादी के बाद के लंबे समय तक के इतिहास में। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि वो भारत से बेहतर स्थिति में है? नहीं, कहीं बदतर स्थिति में है। तो एक बात की समझ बनी कि लोग आवेश में, वो बड़ी भलमनसाहट के साथ ये कह रहे होते हैं, लेकिन आवेश और भावनाएं बहुत अच्छी हैं व्यक्तियों के लिए, लोगों के लिए, समाजों के लिए। उनकी बुराई नहीं की जानी चाहिए, वही इंसान को इंसान बनाती हैं। लेकिन भावनाओं में रहते हुए, आवेश में रहते हुए निर्णय नहीं लिए जाते, ये भी समझ में आया। और इसीलिए संस्थाओं की एक महत्ता है। जब भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय सेना को एक संस्था के रूप में इमेजिन किया आजादी के बाद, आजादी से पहले एक अलग तरह के रूप में वो थी, आजादी के बाद तो उसको राजनीति से बहुत ही दूर रखा, उसको राजनीति से जुड़ने नहीं दिया। सीधे सीधे लिखा ऐसा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप संस्थाओं के स्वरूप को देखें, तमाम उदाहरण को देखें। जैसे भारत के पहले जब आर्मी चीफ करियप्पा साहब रिटायर होते हैं, तो उनको विदेश में भेज दिया जाता है राजदूत बनाकर, एक सम्मानित पोस्ट भी दी गई। लेकिन उस समय कहा गया कि भेजा इसलिए भी जा रहा है कि कहीं अपने पड़ोस यानी पाकिस्तान से ध्यान लेते हुए, सीख लेते हुए, यहाँ के आर्मी के उच्च हलकों में राजनीति में शामिल होने का मन में सुगबुगाहट ना होने लगे। तो इस प्रकार की चीजें सोची गई। तो इशारे थे कि सेना को राजनीति से दूर रहना है। भारतीय सेना की शान की जितने कसीदे पढ़े जाते हैं, उनमें से एक सच्चा कसीदा ये भी है कि भारतीय सेना ने कभी राजनीति में घुसपैठ करने की कोशिश नहीं की। तो इन्हीं बातों पर आज का संपादकीय है कि आज फिर ऐसा क्या हो रहा है कि हम फिर से इस पर बात कर रहे हैं। ये बात केवल भारत में नहीं, दुनिया के और किन किन मुल्कों पे हो रही है, और कुछ एक कहानियां फिर से आएंगी, उसका भी हम जिक्र करेंगे। हम उन सेनाध्यक्षों का जिक्र करेंगे जिन्होंने नेताओं के हाँ में हाँ मिलाने की बजाय अपनी बात पर अडिग रहकर ना कहना ठीक समझा, और उसका फायदा उन राष्ट्र अध्यक्षों को भी हुआ और देश को भी हुआ। इस प्रकार की हम कहानियों पर भी आएंगे। संपादकीय पर चर्चा शुरू करते हैं। तो अरुण प्रकाश साहब कहते हैं कि देखिए, अमेरिका में जनवरी 6, 2021 में कुछ हुआ था। क्या हुआ था? दरअसल ये अमेरिका में चुनाव का समय था। चुनाव के समय के बाद वहां देखा गया कि ट्रंप समर्थकों ने तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न की, कैपिटल पर हमला भी किया, और वहां की राजनीतिक सत्ता, जो लोकतांत्रिक सत्ता है, उसके प्रतीक पर हमले को इस प्रकार से लिया गया कि पहली बार ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता के हस्तांतरण पर सवाल उठे। लोकतंत्र में कई मूलभूत तत्व होते हैं। एक तत्व होता है चुनाव और उसके बाद होने वाला सत्ता का हस्तांतरण। हालांकि कई बार लोग समझते हैं कि लोकतंत्र इतना ही होता है। लोकतंत्र बहुत गहरी चीज है, वो हमारे आचार विचार और रहन सहन में भी शामिल होता है। लेकिन एक बुनियादी चीज शासन व्यवस्था के हिसाब से लोकतंत्र में होती है ट्रांसफर ऑफ पावर, कि चुनाव होने चाहिए और उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से जो हारा है
अगर वो सत्ता में था तो उसको सत्ता हस्तांतरित कर देनी चाहिए उन समूह को जिसने सत्ता पर जीत हासिल की है। तो अमेरिका में पहली बार इस पर खतरा उत्पन्न हुआ। सोचिए 1776 से चली आ रही व्यवस्था या इसके आसपास से चली आ रही व्यवस्था 2021 में आके पहली बार इस तरह का खतरा महसूस करती है। तो एक परंपरा को खतरा महसूस हुआ। ये केवल एक राष्ट्र में आया हुआ खतरा नहीं था, परंपरा में आया हुआ खतरा था। और ये परंपरा का खतरा वहां तक एक्सटेंड होता है कि कहा गया कि वहां की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, ये खतरा यहीं पे रुकेगा नहीं, कि वहां की जो सेनाएं हैं उनका जो नॉन पार्टीजन एथिक, इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, नॉन पार्टीजन एथिक यानी कि निरपेक्ष रहने का जो सेना का दायित्व है, राजनीति से हमेशा निरपेक्ष रहने का, उस पर सवाल खड़े हो सकते हैं आने वाले भविष्य में। क्यों ऐसा कहा गया? एक तो ये कि पहली बार ट्रांसफर ऑफ पावर में समस्या देखी गई। इसके बाद ये भी देखा गया कि अमेरिका में मिलिट्री ऑफिसर्स आज तक एक परंपरा का पालन करते आए थे, मोटा मोटा। परंपराओं का देखिए होता यह है कि वो लिखी नहीं होती लेकिन फॉलो की जाती हैं। इसको कई बार राजनीति शास्त्र की भाषा में कन्वेंशंस कहते हैं, ट्रेडिशंस कहते हैं। इन परंपराओं का समाजों को, राजनीतिक व्यवस्थाओं को स्थायी रखने में बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक परंपरा है कि जो सैनिक हैं वो राजनीति में आमतौर पर बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते हैं, राजनीतिक मुद्दों पर मुखर तरीके से आगे नहीं आते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में अमेरिका में और दुनिया भर में भी ये देखा गया है कि अलग अलग मुद्दों पर सैनिक ये बोल रहे हैं, ऐसी लाइनें चलती हैं न्यूज चैनल्स पे, मीडिया में, और बड़े बड़े तरीके से सेना को राजनीतिक मुद्दों में घसीटा गया है। इसके बाद संपादकीय आगे कहता है कि हाल ही में वहां के जनरल डुनफोर्ड, जो फॉर्मर चेयरमैन है यूएस चीफ ऑफ स्टाफ के, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो नॉन पार्टीजन रहना है वो एक सेक्रेड ट्रस्ट की तरह है, पवित्र जिम्मेवारी की तरह है मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए। लेकिन ये पवित्र जिम्मेदारी केवल मिलिट्री ऑफिसर्स पर लागू नहीं होती, वो राजनीतिज्ञों पर भी लागू होती है कि वो सेना को राजनीति में ना घसीटे। आप बोल रहे होंगे कि हम अमेरिका की इतनी बात क्यों कर रहे हैं, बस थोड़ा सा और थमिए, उसका लिंक भारत से जुड़ने वाला है। फिर संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है कि इस तरह के ओपन लेटर्स छापे गए वहां के फॉर्मर सेक्रेटरीज द्वारा। 13 फॉर्मर सेक्रेटरीज ने एक खुली चिट्ठी लिखी, ये आजकल का एक नया रूप है, जिसमें पूरे देश को संबोधित किया जाता है या समाज के एक बड़े हिस्से को संबोधित किया जाता है एक विशिष्ट समूह द्वारा। तो फॉर्मर सेक्रेटरीज ने चिट्ठी लिखी सबको संबोधित करते हुए कि देखिए, सिविल मिलिट्री रिलेशंस को आपको उन परंपराओं को मेंटेन करते हुए बनाए रखना होगा जो परंपराएं चली आ रही हैं, यानी कि सेना और राजनीति का घालमेल नहीं होना चाहिए। इसके बाद संपादकीय ने कहा कि ये समस्या और भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये रिस्क तब बढ़ जाते हैं अगर अमेरिकी राष्ट्रपति जो चुना गया है, जो कि सेना का कमांडर इन चीफ भी है, वो चाहे या चाहता हो कि सेना ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक मुद्दों पर विचार रखे। और ऑब्वियसली वो चाहेगा कि जिस विचारधारा का वो है उससे सिमिलर, उसी को फॉलो करने वाले, वो उससे इत्तेफाक रखने वाले राजनीतिक विचार रखे। तो इस रिस्क के प्रति भी सजग रखना होगा। और उसका एक तरीका ये होगा कि ऐसे पद या पदों पर जो नियुक्ति होती है वहां पर ध्यान रखा जाए कि राजनीतिक नेतृत्व का कितना दखल या किन प्रक्रियाओं से दखल उन पदों पर है। देखिए, यहां पर भी एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, प्रक्रिया। जब हम संस्था की बात करते हैं तो संस्था क्यों बनाई जाए? संस्था को बनाना बड़ा खर्चीला है, बहुत पैसे खर्च होते हैं, लगातार तमाम लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है, उनको जीवन भर सैलरी देनी पड़ती है। ऐसा भी तो हो सकता था कि आपको लड़ाई लड़नी है, उसी दिन आप हायरिंग करो और लड़ाई लड़वा लो, फिर लोगों को छोड़ दो। संस्थाएं क्यों एस्टैब्लिश की जाती हैं? क्योंकि संस्थाएं धीरे धीरे बेस्ट प्रैक्टिसेस को, सर्वोच्च एफिशिएंसी को अचीव करती हैं। एक दूसरा, वो आर्बिट्ररीनेस को रोकती हैं कि ऐसा नहीं कि मन बदलने के हिसाब से निर्णय बदल रहे हैं, ऐसा होने से रोकती हैं। संस्थाएं चीजों को, निर्णयों को संस्थागत रूप देने में सहायता करती हैं, यानी हर चीज का एक लॉजिक हो कि ये क्यों हुआ, वो लॉजिक एस्टैब्लिश हो,
फिर वो फॉलो हो, उसमें सुधार होता रहे, लेकिन आर्बिट्ररीनेस ना आए, रैंडमनेस ना आए, मन मुताबिक चीजें ना होने लगे। इसलिए संस्थाओं की जरूरत होती है। तो अपॉइंटमेंट में भी देखिए, राजनीति लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए राजनीतिज्ञों के पास ये हक हो कि वो अपॉइंटमेंट की प्रक्रियाओं को बदलें, कैसे बदलें, लेकिन संस्थागत क्योंकि वो रूप है, तो उन प्रक्रियाओं पर लगातार सवाल भी उठे कि कहीं ये प्रक्रिया ही ऐसी तो नहीं बना दी गई है कि लोग आपकी हां में हां मिलाने को मजबूर हो जाएं। क्योंकि अगर वो मजबूर होने लगेंगे तो आप सेना को बेसिकली राजनीति या राजनीतिक मुद्दों में शामिल कर ले रहे हैं, उसको एक इंडिपेंडेंट संस्था के रूप में चलने नहीं दे रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना है। तो अब संपादकीय आ जाता है भारत पे, कि वो कहता है कि देखिए, ये बहस जो अमेरिका में चल रही है, इसके भारत के लिए भी बहुत निहितार्थ हैं, क्योंकि हमारे दोनों लोकतंत्र, भले ही हमारे में एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, आर्थिक विषमताएं हैं हम दोनों देशों में, लेकिन हमारे दोनों लोकतंत्रों में बहुत समानताएं हैं। और एक समानता सबसे बड़ी ये है कि सेना को लेकर इन दोनों लोकतंत्रों की समझ काफी हद तक मिलती जुलती है। भारत में भी जो एक्टिव ड्यूटी पर्सनल हैं, सेना के जवान हैं, सेना की जो जवान हैं, उनको प्रोहिबिट किया जाता है कि वो किसी भी राजनीतिक एक्टिविटी में भाग नहीं लेंगे। इसके अलावा जो उनकी शपथ है संविधान की, उसमें भी और जो परंपरा चली आ रही है भारतीय सेनाओं की, भारतीय सशस्त्र सेनाओं की, उसमें भी है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में, ओवर्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग नहीं लेते हैं। तो ये बात है जो अमेरिकी लोकतंत्र और भारतीय लोकतंत्र को जोड़ती है। अब ये कई तरीकों से चलती है। इसका एक तरीका है, जब मैं कह रहा हूं कई तरीकों से चलती है, तो आप कह सकते हैं कि देश में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें सेनाओं को उद्वेलित किया जाता है कि आप पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन सेनाओं ने हमेशा संयम दिखाया है, या सेनाओं ने कभी भी राजनीतिक मुद्दों पर मुखरता से अपनी बात नहीं रखी है मोस्टली। उसका एक रूप इस बात में भी देखा जाता है। एक तरीका तो हो गया कि सेनाएं रखती नहीं है राजनीतिक तरीके से अपनी बात। दूसरा, कि कैसे साबित होता है कि सेनाएं बिल्कुल अलग रहती हैं राजनीति से। एक, कि भारत में जो पोस्ट ऑफ चीफ्स हैं, जो सेनाओं के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, चाहे नेवी के, चाहे एयरफोर्स के, चाहे आर्मी के, उनको सीनियोरिटी के बेसिस पर अपॉइंट किया गया है। अधिकतर, बेहद कम अपवाद हुए हैं, सीनियोरिटी कम मेरिट के बेस पर अपॉइंट किया जाता है। यानी कि जो कमांडर इन चीफ्स का पूल है, वो लगभग सभी इक्वल पद पर हैं। तो क्योंकि वो सब इक्वल पद पे हैं, तो उनमें से मोस्ट सीनियर व्यक्ति को चीफ बना के अपॉइंट किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है आमतौर पर, आप पूछ सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है, ये रैंडम नहीं है। रैशनल ये है कि हर अफसर जो कमांडर इन चीफ के पद तक पहुंचता है, वो अपने करियर में 3 प्रमोशन बोर्ड्स की रिकमेंडेशन को पार करके यहां पर पहुंचता है। और हर रिकमेंडेशन बोर्ड के सिफारिश वाले मौके पर 70 से या 60 से 70% अफसर छट जाते हैं, यानी उनको उसी पद पर रोक दिया जाता है। केवल बचे हुए 30 से 40% अफसरों को आगे भेजा जाता है। फिर यहां पर भी बाद में 60 से 70% छट जाएंगे कुछ सालों बाद, और केवल 30 से 40% को आगे भेजा जाएगा। तो ऑलरेडी इस पूल में, जो सीनियर पूल होता है कमांडर इन चीफ्स का, यहां बहुत गिने हुए, या फिर अगर हम इस परंपरा को अक्षुण्ण माने, इस परंपरा को शानदार परंपरा माने, तो हम कह सकते हैं कि सीनियर मोस्ट ऑफ इक्वल्स को चुन लिया जाता है। जो इनमें से सीनियर मोस्ट होते हैं उनको चुन लिया जाता है, ये मानते हुए कि इतनी लंबी सेवा के बाद, 35 वर्षों की सेवा के बाद जो लोग यहां तक पहुंचे हैं और इतने प्रमोशन बोर्ड से होते हुए पहुंचे हैं, वो सब अपने काम में बेहद कुशल होंगे। तो संपादकीय आगे कहता है कि देखिए, इस प्रिंसिपल को माना तो गया है अधिकतर, लेकिन हाल के समय में यह देखा जा रहा है कि सरकार सीनियोरिटी का जो कंस्ट्रेंट था, अब तक हम इसको सीनियोरिटी कम मेरिट कहते थे, मानते थे कि मेरिट तो है ही है, क्योंकि हर इतने पदों को पार करने के बाद, इतने प्रमोशन बोर्ड्स को पार करने के बाद कोई वहां तक पहुंचा है, उनमें से सीनियर को चुन लेते थे, तो सीनियोरिटी कम मेरिट पे चुनते थे। अब सरकार सीनियोरिटी को कम तरजीह दे रही है और मेरिट को, या मेरिट
कोट अनकोट जब करके लिखा जाता है तो एक बार एक तरीके से समझ लीजिए कि सरकास्टिक तरीके से बोला जा रहा होता है कि मेरिट की बात करते हुए सरकार लोगों को अपॉइंट करने लगी है, कई बार अपने ही सीनियर्स के ऊपर। अब क्योंकि एक बात ध्यान में रखनी होगी कि ये सरकार का हक है कि वो जिसको चाहे अपॉइंट तो कर सकती है, सीनियरिटी प्रिंसिपल को बिना तरजीह दिए भी अपॉइंट कर सकती है, लेकिन इसमें एक रिस्क है और इस रिस्क को आप एक तर्क की तरह देखिए। आप इस तर्क से सहमत भी हो सकते हैं, आप इस तर्क से असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन तर्क है। तर्क क्या है कि वो सेलेक्टेड व्यक्ति जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, सेलेक्टी कहेंगे हम उसको, जिसको सेलेक्ट किया गया, अगर उसको रैंडम तरीके से, यानी सीनियरिटी कम मेरिट पे नहीं, सरकार कहे कि हमने आपका मेरिट पहचाना है, सीनियरिटी नहीं भी है तो भी हम आपको रैंडम तरीके से अपॉइंट कर देंगे, तो फिर इस व्यक्ति को लगेगा कि ये तो मुझ पर कृपा हुई है। ये एक लॉजिक है, एक तर्क है, इसको तर्क की तरह लीजिए कि इसको एक कृपा की तरह लिया जाएगा। ये रिस्क रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, जरूरी नहीं है, लेकिन ये रिस्क है और संस्थाओं में ऐसे रिस्क देखे जाते हैं, उनको तौला जाता है निर्णय लेते समय। तो रिस्क ये है कि सिलेक्टेड व्यक्ति को लगेगा कि उसको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला है। तो आप कहेंगे इससे क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि वो हमेशा खुद को महसूस करेगा कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मैं उसके प्रति मुझे एक वफादारी दिखानी है। और वफादारी का मतलब यहां पे कई बार हां में हां मिलाना हो जाता है, अपनी रीढ़ की हड्डी को खो देना होता है। इसका एक और ये कंपैरिजन कीजिए, उस व्यक्ति की बजाय जो सीनियरिटी कम मेरिट पे चुना जाता है, तो वो लगता है कि वो किसी को ओ नहीं करता कि उसको चुना गया है, वो तो अपने सीनियरिटी और मेरिट पे पहुंचा है। तो जो बेस्ट है सेना के लिए, देश के लिए, वो अपनी राय उस हिसाब से रखेगा और सेना इसके बावजूद राजनीति जो निर्णय लेती है वो उसको फॉलो करेगा, क्योंकि ये उसका धर्म है जो उसके काम से जुड़ा है। लेकिन निष्पक्ष राय देने में वो ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेगा, बजाय उस व्यक्ति के जिसको पॉलिटिकल या एटलीस्ट उसको हिंट हो कि उसको सीनियरिटी ना होने के बावजूद मेरिट के बेस पर प्रमोशन मिला है, तो उसको लगेगा कि उसको इसकी कीमत अदा करनी चाहिए, हां में हां मिलानी चाहिए, इसकी गुंजाइश ज्यादा रहेगी। तो क्या बन जाएगा? एको चैम्बर। एको चैम्बर सरकारों की भी समस्या है, प्राइवेट संस्थाओं की भी समस्या है कि लोग संस्थाओं में अपने जो छोटी टीम है, टीम में व्यक्ति अपने टीम हेड से, बड़े बड़े कैबिनेट्स में मंत्री, प्रधानमंत्री से सीधे स्पष्ट जवाब देने में डरते हैं, उनकी हां में हां मिलाना चाहते हैं, क्योंकि रिस्क क्यों ले। या इसका एक उदाहरण, एक कहानी याद आती है, सैम मोनेक्शॉ का आपने नाम सुना ही होगा। सैम मोनेक्शॉ साहब, जब इंदिरा गांधी ने उनसे 1971 के अप्रैल महीने में कहा कि आप पाकिस्तान पर हमला कीजिए, बेसिकली बांग्लादेश वाली युद्ध की परिस्थितियां बन रही थी, इंदिरा गांधी ने कहा कि हमें अभी युद्ध छेड़ देना चाहिए। सैम मोनेक्शॉ ने स्पष्ट कहा कि हम अभी तैयार नहीं हैं। ये ऐसी बात थी कि प्रधानमंत्रियों से अक्सर सेना अध्यक्ष कहने से डरते हैं कि उनका तो काम था इसको तैयार रखना, लेकिन उन्होंने कहा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, मेरा काम है कि हम सेना को ऐसे समय पर युद्ध में झोंकें जहां मैं ये इंश्योर कर सकूं या ये गारंटी दे सकूं कि हम जीतेंगे और बहुत तेजी से जीतेंगे। और ये इंदिरा गांधी का भी बड़प्पन माना जाएगा, उनकी लीडरशिप क्वालिटी मानी जाएगी कि उन्होंने इस बात को सुना, अपने ईगो पर नहीं लिया, उनको वो समय दिया। कुछ महीने बाद बांग्लादेश का ऑपरेशन लॉन्च होता है और इतनी स्विफ्टली भारत की सेना ढाका तक पहुंचती है कि पूरी दुनिया के राजनीतिज्ञ चकित रह जाते हैं। पाकिस्तान के हरकारे अभी यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका का दरवाजा ही खटखटा रहे होते हैं, तब तक भारतीय सेना 90,000 सैनिकों का सरेंडर भी करा लेती है। तो ये कहानी केवल इसलिए सुनाई गई कि वो जीवट बहुत जरूरी होता है, वो साहस बहुत जरूरी होता है हर संस्था के हेड में और हर व्यक्ति में, कि वो अपने काम को जब जानता है तो उस जानकारी को वो निर्भयता से सामने या राजनीतिक सत्ता को बता भी सके। इसके बाद राजनीतिक सत्ता जो कहे उसको फॉलो भी करे, क्योंकि लोकतंत्र का कानून यही कहता है, लेकिन बताने की हिम्मत उसके पास हो। ये लोकतंत्र का दायित्व है कि उस व्यक्ति को इतनी छूट दे
ये सिलेक्शन प्रोसीजर उस छूट को इनडायरेक्टली हर लेता है। अगर आपको ये तर्क ठीक लगा तो इस तर्क पर सोचिएगा। इसके बाद दूसरी समस्या और आई है, सीडीएस के जो कानून है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, बताइए कौन सी कमेटी की रिपोर्ट पर सीडीएस पद को सृजित किया गया था। उस कमेटी का नाम एस से शुरू होता है, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं। प्रश्न मुझसे किसी ने कहा था पूछा करिए, हमें अच्छा लगेगा। प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिया है, किस कमेटी के कहने पर इस पद का सृजन हुआ था या किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पर। तो बहरहाल सीडीएस को लेकर जून माह के आसपास, जून 2022 में इसके अपॉइंटमेंट के रूल्स में सरकार ने बदलाव किए। क्या बदलाव किए कि अभी तक तो केवल जो चीफ थे, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके चीफ में से किसी को चुना जाना था वहां उस पद के लिए। लेकिन सर्विंग और रिटायर्ड 3 स्टार जनरल्स, 3 स्टार जनरल्स कौन होते हैं, आप मान के चलिए लेफ्टिनेंट जनरल की इक्विवेलेंट पद पर जो लोग हैं, इस पद से लोग 60 वर्ष पर रिटायर होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के पद से लोग 60 साल के उम्र में रिटायर होते हैं। अगर वो आर्मी चीफ बन गए हैं तो 62 की उम्र में रिटायर होते हैं, और अगर वो सीडीएस बन गए हैं तो वो 65 की उम्र तक रिटायर होते हैं, या फिर उनकी जो ऊपरी सीमा रखी गई है, आयु सीमा, वो 65 रखी गई है। ठीक है, ये मोटी मोटी बात आपको पता होनी चाहिए। तो रूल जो चेंज किए गए कि अब इस पूल में जिनमें से हमें सीडीएस चुनना है, उसमें महज आर्मी चीफ्स नहीं, या उसमें महज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नहीं, बल्कि 3 स्टार जनरल्स, सर्विंग भी और रिटायर्ड भी, वो भी शामिल होंगे। और ये भी कि सीडीएस की रिटायरमेंट एज 65 वर्ष होगी। तो अब इस अमेंडमेंट पर कुछ कहना है अरुण प्रकाश जी का। क्या कहते हैं वो, कि देखिए सीडीएस जो है, सभी देशों में, जिन देशों में ये पद है और ये हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री पद है, वहां पर लगभग सभी देशों में जो सेनाओं के, डिफेंस फोर्सेस के चीफ हैं, उनमें से किसी एक को चुनकर राजनीतिक सत्ता जो है, राज्य सत्ता जो है, केंद्रीय सत्ता जो है, वो बनाती है उनको सीडीएस। और अगर भारत की सरकार को इस पूल को एक्सटेंड भी करना था कि भाई 3 ही लोगों में से चुनना है, ये तो बड़ी समस्या की बात है, हो सकता है 3 लोगों में वो काबिल लोग ना मिल रहे हो, तो सरकार इन 3 के बाद मे बी रिटायर्ड जो चीफ्स रहे थे पहले, उनको भी इस पूल में शामिल कर सकती थी, ऐसा संपादकीय कहता है। लेकिन ये बात तो एलिमिनेट हो जाती है। क्यों एलिमिनेट हो जाती है? क्योंकि हमने कहा कि आर्मी चीफ तो 62 की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, तो ऐसे में आर्मी चीफ्स को शामिल नहीं किया जा सकता था, या डिफेंस चीफ्स को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ्स को शामिल नहीं किया जा सकता था। अब हुआ यह है कि 3 स्टार जनरल, आप पूछ सकते हैं कि ठीक है, इस पे इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है, 3 स्टार जनरल हो सकता है बहुत काबिल हो, बात ठीक है, लेकिन फिर से वही प्रक्रिया की बात को समझिए। जब हम कह रहे हैं कि उन 3 स्टार जनरल्स को जिनमें से चुनकर, और हमने कहा ना कि 3 लेवल्स पे चुनकर लोग पहुंचे हैं, जहां पर इस लेवल पे से चुना किसको जाता है, चीफ को चुना जाता है। अब आप कह रहे हैं कि चीफ का लेवल काफी नहीं है, हमें उसके नीचे के लेवल पर जो 3 स्टार जनरल्स हैं, इसमें से भी हम किसी को चुनकर बना सकते हैं सीडीएस, आप ये कह रहे हैं। तो यहां पर समस्या ये पैदा हो रही है कि आप पूरी प्रमोशन की प्रक्रिया पर एक तरीके से सवाल उठा रहे हैं कि जो व्यक्ति हो सकता है प्रमोशन में पिछड़कर चीफ से पीछे रह गया था पद में, अब सरकार ने पाया है कि वो सीडीएस के पद के लिए ज्यादा काबिल है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को, कि तमाम बोर्ड्स बैठे हैं करियर में, एक सैनिक के करियर में कई बोर्ड से होकर वो गुजरता है। हर बोर्ड 60 से 70% लोगों को भेज देता है वापस, केवल 30 से 40% लोगों को आगे बढ़ाता है। कुछ लोग आगे ज्यादा बढ़ जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं। सीडीएस सबसे ऊपर वाले पद में से लोगों को चुना जाता था जो चीफ हुआ करते थे। अब सरकार कह रही है कि नीचे से भी लोगों को चुना जा सकता है जो इन लोगों के हेड बन जाएंगे, जो चीफ है उन लोगों के ऊपर हायरार्की में आ जाएंगे। हेड बनना कहना टेक्निकली गलत हो जाएगा, हायरार्की में उनके ऊपर आ जाएंगे। तो फिर अब तक की जो पूरी प्रक्रिया थी, इतने 30-35 वर्षों की जो प्रक्रिया थी, बेसिकली आप उस पर सवाल उठा रहे हैं।
पहली बात तो ये हो गई, और ये पूरी बात नहीं है, ये पहली बात है, बड़ी बात है। इसके बाद संपादकीय कहता है कि इस असेसमेंट में कि हमने पूल तो बड़ा कर लिया, इसमें हमारे 3 चीफ्स हैं प्लस 3 स्टार जनरल्स के भी पूरे पूल को इसमें शामिल कर लिया गया है, जो सर्विंग है और जो रिटायर्ड है उनको भी। पूल आपका बड़ा हो गया, पहले छोटा था अब बड़ा हो गया, ठीक है। इनमें से किस आधार पर, किन किन कसौटियों पर चुनकर सीडीएस को चुना जाएगा, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। और हमारी शुरुआती बात याद कीजिए, संस्थाओं में, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती के लिए बहुत जरूरी होता है कि नियमों को बहुत साफ सुथरा, पारदर्शी रखा जाए। इससे क्या समस्या आती है कि जो अपॉइंटमेंट होगा वो रेप्यूटेशन, स्पोकन रेप्यूटेशन, सत्ता को कौन पसंद आ रहा है, उनकी पसंद नापसंद पर इस पद पर भर्ती होने वाले व्यक्ति का करियर डिपेंड करने लगेगा। और बहुत संभावना, और वही रिस्क वाली, तर्क वाली बात हो जाती है कि इस आर्बिट्ररीनेस और पॉलिटाइजेशन से क्या होगा कि लोगों को लगेगा, जो जनरल्स हैं, सर्विंग जनरल्स हैं, उनको लगेगा कि राजनीति के नजदीक रहने में फायदा है, क्योंकि कल को जब सर्वोच्च पद के लिए बात आएगी चुनने की, तो राजनीतिक सत्ता के पास ये चाबी होगी जो हमें दी भी जा सकती है और हमें इससे नकारा भी जा सकता है। तो सेना, जो आज तक की भारतीय लोकतंत्र की परंपरा में इस राजनीति से हमेशा दूर रही है, वो राजनीति से जुड़ने लगेगी। और कम से कम अपने पड़ोसी का हश्र देखकर हम ये समझ सकते हैं कि लाख इस बातचीत के बावजूद कि सेना के हाथ में सब कुछ दे देना चाहिए, कंप्लीट पावर जो है वो पूरी तरह करप्ट कर देती है। लोग कहते थे कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। लोग क्या कहते थे, एक प्रसिद्ध फिल्म का डायलॉग था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यह भी समस्या की बात है कि अगर कंप्लीट पावर हाथ में आ जाती है, अगर उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है और आर्बिट्ररीनेस आ जाती है, रैंडमनेस आ जाता है, केओस आ जाता है, संकट आ जाता है लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था पर। तो इस बात को लेते हुए संपादकीय कहता है अंत में कि भारतीय जमहूरियत, भारतीय लोकतंत्र में एक बात बहुत खास रही है कि यहाँ की सेना बिल्कुल अलग रही है आर्मी से। इसने ये इंश्योर किया है कि हमारा लोकतंत्र अपनी जड़ें बहुत मजबूत तरीके से जमा सके, हमारे पड़ोस की तरह खोखला ना हो जाए यहाँ का लोकतंत्र, यहाँ के नेता इतने बेलगाम ना हो जाएं जितने हमारे पड़ोस में हो गए हैं, हमारी सेनाएं इतनी भ्रष्ट ना हो जाएं जितनी हमारे पड़ोस में हो गई हैं। और उस परंपरा को कायम रखने की जरूरत है। इसलिए वो सारे मुद्दे जो राजनीति और सेना के आज तक के चले आ रहे परंपरागत संबंधों पर सवाल उठाते हैं, हमें उन बहसों पर तार्किक तरीके से सोचना चाहिए और उचित निर्णय लेने चाहिए। तो ये था आज का संपादकीय। मिलते हैं कल एक नए संपादकीय के साथ। आपको ये संपादकीय कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है। नमस्कार।